दोस्तों आज है 11 अक्टूबर और आज हम 11 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लड़कियों के सामने आने वाली ज़रूरतों और चुनौतियों का पूरा करना होता है। इसका उद्देश्य लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानव अधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देना भी होता है। इसी वजह से 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपने हमारी अभी तक कोई भी हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो मिस की है तो आपको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। आप पीडीएफ के रूप में हमारे पिछले किसी भी करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। 1 महीने की करंट अफेयर 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में, 1 साल की 60 रुपये में आपको मिल जाएगी। सभी पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7027018380 पे हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप के थ्रू ही पीडीएफ सेंड कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कल मैंने हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो पोस्ट की थी, लेकिन शायद उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया है, या फिर कुछ लोगों को मिला होगा, कुछ स्टूडेंट को मिला होगा तो वो प्ले करते होंगे उसे, तो वो प्ले नहीं हो रही होगी। तो इस वजह से उस वीडियो को काफ़ी कम आप लोगों ने देखा है। तो मैं बता दूं कि वो जो वीडियो है वो फ़िलहाल लाइव है और आप उसे भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी 10 अक्टूबर की हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज 11 अक्टूबर वाली जो वीडियो है ये हम रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने धान और गेहूं के फलों का प्रबंधन करने के लिए आधुनिक रीपर तैयार किया है? तो ये तैयार किया है HAU यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही है आधुनिक रीपर। इसके द्वारा जो पराली होती है उससे बिजली बनाई जा सकती है। HAU हिसार के फार्म मशीनरी एवं पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों ने 2 साल की रिसर्च के बाद आधुनिक विशेष प्रकार का रीपर तैयार किया है। इसके माध्यम से धान के साथ साथ गेहूं की भी कटाई हो सकेगी। यही नहीं, 1 घंटे में 1 एकड़ से अधिक फसल का प्रबंधन भी किया जा सकेगा। रीपर के प्रयोग से किसानों का खर्चा भी बचेगा। HAU के कुलपति ने बताया है कि पराली प्रबंधन के लिए HAU में एग्री बायो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। इसके माध्यम से जहां बायोगैस बनाई जा सकेगी, वहीं पराली के माध्यम से बिजली भी बनेगी। अगले माह मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को जागरूक और ट्रेंड किया जा रहा है। कुलपति यानी कि जो HAU के कुलपति हैं, उनका कहना है कि पराली जलाने के कारण जहां वातावरण प्रदूषित होता है, वहीं लोग भी कई तरह की बीमारियों की चपेट में आते हैं। किसानों को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक वेबिनार के माध्यम से भी इस बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा अधिसूचित कितने अध्यादेश निष्क्रिय हुए हैं? तो ये निष्क्रिय हुए हैं 2 अध्यादेश। हरियाणा में 22 अगस्त को प्रदेश सरकार के द्वारा अधिसूचित 2 अध्यादेश निष्क्रिय कर दिए गए हैं। इनमें से एक है फैक्ट्रीज यानी कि कारखाना हरियाणा संशोधन अध्यादेश, और दूसरा है इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स हरियाणा संशोधन अध्यादेश। इन दोनों अध्यादेशों के द्वारा प्रदेश में 1000 दिनों के भीतर नई स्थापित होने वाली फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय कानूनों के दायरे में छूट देने का प्रावधान किया गया था। कोरोना के चलते आर्थिक मंदी और औद्योगिक स्थिरता को दूर करने के लिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 23 जुलाई को यह आदेश जारी किया, जिससे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 अगस्त को अनुमोदित किया। 3 सप्ताह बाद यानी कि 22 अगस्त को दोनों अध्यादेशों को गजट में अधिसूचित किया गया। 26 अगस्त को हरियाणा विधानसभा के 1 दिवसीय मानसून सत्र में उक्त दोनों अध्यादेशों को छोड़कर पिछले सत्र के बाद जारी शेष सभी 8 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित कर दिया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया है कि दोनों अध्यादेश 7 अक्टूबर के बाद निष्क्रिय हो गए हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार अगर राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित कोई अध्यादेश सदन में पारित नहीं हो पाता है तो सदन की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह बाद वह अध्यादेश लागू नहीं रहता है। फिलहाल राज्यपाल भी इन अध्यादेशों को दोबारा प्रख्यापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा 26 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई थी। इसके बाद है, हाल ही में करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो ने देसी नस्ल के कितने कुत्तों को जेनेटिक पहचान देने के लिए पंजीकृत किया है? तो ये किया गया है 3 नस्ल के कुत्तों को।
तो यहाँ पर ये तीनों नस्ल के कुत्ते ही मैं आपको दिखा देता हूँ, फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि इनकी क्या क्या खासियत होती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पशु विज्ञान डिवीजन ने देश में कुत्तों की 3 देसी नस्लों का जेनेटिक्स पंजीकरण करवाया है। ICAR के करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो ने इन नस्लों को पंजीकृत किया है। इन कुत्तों की नस्लों में तमिलनाडु की चिप्पीराई डॉग व राजापलायम डॉग, हिमालयन भूटिया डॉग आदि शामिल हैं। तो कौन सी नस्ल किस डॉग की है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये जो नस्ल है ये है चिप्पीराइड डॉग नस्ल। तमिलनाडु के मदुरई में चिप्पीराइड डाउन के नाम पर इस नस्ल का नाम पड़ा हुआ है। यह दुबले पतले शरीर के और जो कद काठी होती है वो इनकी ऊंची होती है, वैसे ही दुबले पतले होते हैं। यह शिकार के लिए सबसे पहले प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनकी आंखों का विजन 270 डिग्री तक का होता है, जो सामान्य से काफ़ी अधिक होता है। इनका वजन मांसपेशियों व हड्डियों से ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं राजापलायम डॉग की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का जो डॉग है यही है राजापलायम नस्ल का डॉग। राजापलायम को पोलंगर हाउंड या इंडियन घोस्ट हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारतीय कुत्ते की एक नस्ल है। पूर्व में दक्षिण भारत में इनका प्रयोग शिकारी और रक्षक के रूप में किया जाता रहा है। इस कुत्ते की उम्र कुल 12 साल की होती है। आमतौर पर इसकी लंबाई 65 सेंटीमीटर और वजन 30 किलोग्राम का होता है। अब हम बात कर लेते हैं भूटिया डॉग की। ये होते हैं भूटिया डॉग। हिमालय शिप डॉग के नाम से मशहूर भूटिया डॉग के नाम से इन कुत्तों को जाना जाता है। इनका वजन 23 से 41 किलोग्राम के आसपास होता है और इनकी जो लंबाई हो वो 76 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसका प्रयोग शिकार के लिए हिमालय की पहाड़ियों में किया जाता रहा है। इस नस्ल की खास बात यह है कि यह खतरनाक बर्फीले मौसम में भी अच्छे से काम कर सकते हैं, यानी कि ये ठंड को बर्दाश्त कर लेते हैं। इसके बाद है हरियाणा विधानसभा परिसर में भक्तिमय माहौल बनाने के लिए किसकी प्रतिमा बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी महाभारत के विजय रथ की प्रतिमा। हरियाणा विधानसभा परिसर में महाभारत के उस विजय रथ की शानदार विराट प्रतिमा तैयार की गई है जिस पर सारथी बने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। परिसर में गीता के श्लोक गूंजेंगे और गीता उपदेश की झांकी प्रस्तुत करती विराट प्रतिमा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। इस प्रतिमा को गैलरी में उस जगह विराजमान किया जा रहा है जहां 10 से विधायकों का विधानसभा के हाल में प्रवेश होता है और इस प्रतिमा के नीचे गीता के श्लोक भी लिखे गए हैं। इसी विजय रथ के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा स्वरूप भी विशाल शीशे में विराजमान किया जा रहा है। ये सारी प्रतिमा पीतल की बनाई गई है। इस विजय रथ पर लाइटिंग लगाई गई है। शानदार लाइटिंग से इस विजय रथ की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये सारा प्रोजेक्ट हरियाणा की PWD B&R विभाग की निगरानी में तैयार किया जा रहा है। 13 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका उद्घाटन करेंगे। इसी अवसर पर सीएम हरियाणा यानी कि हरियाणा के सीएम के सभी विधायकों को उनके वाहनों पर लगाए जाने वाली MLA अंकित की झंडियां भी बांटेंगे। साथ ही विधानसभा की मासिक पत्रिका सदन संदेश का विमोचन भी करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले के मुमताज़ अली का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वामित्व स्कीम के बारे में बातचीत करने के लिए तय किया गया है। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसका आंसर है यमुनानगर। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व स्कीम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। इसके लिए यमुनानगर जिले के तुगलपुर निवासी से मुमताज़ अली का नाम प्लाट की रजिस्ट्री के आधार पर तय हुआ है। मुमताज़ अली मिस्त्री का काम करते हैं। यमुनानगर जिले के 11 गांव लाल डोरा मुक्तवी कर दिए गए हैं। इन गाँव में रजिस्ट्री का काम भी हो गया है। तुगलपुर गाँव इन्हीं गाँव में से एक गाँव है। इसके बाद है, हरियाणा में कोरोना से ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में कितनी गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो ये हुई हैं 2.5 गुना ज़्यादा मौतें। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कराए गए ऑडिट में पता चला है कि ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में मौत का आंकड़ा करीब 2.5 गुना ज़्यादा रहा है।
ग्रामीण इलाकों में जहां 391 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है, वहीं शहरों में 1089 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। खास बात यह है कि जीटी बेल्ट के सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला व पंचकुला के देहात में सबसे अधिक 172 मौत कोरोना की वजह से हुई हैं। स्मार्ट सिटी करनाल, गुरुग्राम व फरीदाबाद, इनमें सबसे अधिक मौत कोविड-19 की वजह से ही हुई हैं। 4 अक्टूबर तक हुई इन मौतों में से 433 महिलाएं और 137 पुरुष शामिल हैं। इसके बाद है, कोरोना काल में बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में कब से कब तक टैलेंट सर्च कंपटीशन करवाया जाएगा। तो ये कंपटीशन करवाया जाएगा 12 से 14 अक्टूबर के बीच। यह प्रतियोगिता 12 से 14 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से संगीत, नृत्य और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी विजुअल बनाएंगे जो 4 से 8 मिनट तक अलग अलग कैटेगरी में होंगे। विद्यार्थियों की विजुअल स्कूल प्रबंधन के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाएंगे। इसके बाद स्टेट लेवल पर इनका आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य घर बैठे विद्यार्थियों का मानसिक तौर पर कोरोना के प्रभाव से दूर करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में होम आइसोलेशन मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए SMS आधारित वेब लिंक लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है हिसार में। जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने होम आइसोलेशन के मरीजों के स्वास्थ्य स्तर की प्रभावी निगरानी के लिए SMS आधारित वेब लिंक लॉन्च किया है। मरीजों की निगरानी एवं सूचनाओं के प्रभावी तंत्र को विकसित करते हुए राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केंद्र व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होम आइसोलेशन लॉग चार्ट को MSM के माध्यम से होम आइसोलेशन के मरीजों को भेजा जाएगा। इनपुट प्राप्त करने के लिए वेब लिंक से जुड़ा हुआ एक फॉर्म इसके साथ होगा। SMS प्राप्त करने के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति जैसे कि तापमान का स्तर, पल्स रेट, ऑक्सीजन स्तर, अन्य गंभीर बीमारियों की जानकारी सहित सभी जानकारी वेब लिंक के फॉर्म पर भरकर सबमिट की जाएगी। होम आइसोलेशन रोगी के लिए SMS भेजने की सुविधा OTP के द्वारा सत्यापित की जाएगी। इसके बाद है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में मॉड्यूल बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी। तो ये लगाई जाएंगी CBLU यूनिवर्सिटी से। इसकी फुल फॉर्म है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। मॉडल बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से विद्यार्थी अब घर बैठे आसानी से ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं कंप्यूटर सेंटर ने मॉडल बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत विद्यार्थी कक्षाओं में पढ़ाए गए लेसन का रिकॉर्ड कभी भी देखकर समझ व पढ़ सकते हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एमिनेंस अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा रोहतक के अंदर। इस समारोह में अपने अपने क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले उद्योगपतियों, व्यवसायियों, शिक्षाविदों, डॉक्टरों आदि का सम्मान किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़, अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर शामिल होंगे। इसके बाद हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किन जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। तो ये कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप अच्छे से ध्यान में रखना। हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जो कि 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन ने पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में डीजल जनरेट सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में बिना किसी अवरोध के ग्रिड से बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि डीजल जनरेटर की जरूरत को कम किया जा सके। इधर प्रदेश में चिन्हित प्रदूषण हॉटस्पॉट पर भूस्तरीय निगरानी और नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी। प्रदेश के अंबाला, फतेहाबाद, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों में फायर लोकेशन लगातार बढ़ रही हैं। 9 अक्टूबर को अंबाला में 1, फतेहाबाद में 4, कैथल में 2, करनाल और कुरुक्षेत्र में 3 फायर लोकेशन सामने आई हैं, जबकि 8 अक्टूबर को 44 स्पॉट फायर लोकेशन सामने आई थी।
तो यहीं पर दोस्तों हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी आस्था की मूवी द लास्ट राइट्स का टोपाज फिल्म फेस्टिवल में चयन हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है करनाल। करनाल में इनका चयन हुआ है। इस फिल्म में वे दो बेटियों की ज़िंदगी के बारे में बात करती हैं कि कैसे दादी के देहांत के बाद बनारस के मणिकर्णिका घाट में बेटी संस्कार करना चाहती हैं, पर वहां उसे संस्कार तो दूर शमशान घाट में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। बेटियों को भी अंतिम संस्कार का अधिकार सौंपने की वकालत करती आस्था ने द लास्ट राइट्स के जरिए पूरे समाज को झकझोरा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस गांव को महासंग्राम योजना को लागू करने के लिए मॉडल के तौर पर चुना गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जुलाना गांव, सापला गांव, चौटाला गांव या फिर मोथल गांव। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आप 10 अक्टूबर की हमारी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो नहीं देख पाए थे तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।